जनरल जीडी बख्शी, उनका तालियों से स्वागत कीजिए। माफ़ कीजिए, मुझे आगे जाना था, इसलिए मुझे कुछ जल्दी करना पड़ा है। माई अपॉलॉजीज टू RSN. ऑलराइट, मिस्टर खरे, ब्रिगेडियर चिकारा, मंचस्थीन, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, देखिए, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साल है, 125वां साल। और अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सुझाव था नोट के ऊपर नेताजी की फोटो का, ये मेरा नहीं था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गोज टू चंद्र बोस, प्लीज। सो डोंट गिव मी दैट क्रेडिट. I have requested for very humbly the statue, and I'm so grateful to the Prime Minister that it has kindly been agreed to, and I think it is a path-breaking development. I'd like to convey to Khare Sahab, we've also made a second request that आज़ाद हिंद फौज में 60,000 ऑफिसर JCOs जवान थे, उनमें से 26,000 शहीद हो गए। 26,000 शहीद हो गए साहब, ठीक है। और ये 26,000 का जो आंकड़ा है, मैं इसको पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूं। भारत की सशस्त्र सेनाओं की संख्या आज के दिन 13 लाख, 13 lakhs, ठीक है साहब। और अगर आप नेशनल वॉर मेमोरियल पे जाएं, जो कि इस सरकार के कार्यकाल में बना था, जिसकी कब से मांग हो रही थी आजादी के समय से, उसमें आज के दिन 26,244 नाम है। कब से कब तक साहब? 1947 से लेकर आज तक, यानी 47-48 कश्मीर का युद्ध, 61 आपका गोवा, 62 चीन, 65 इंडिया पाकिस्तान, 1971 बांग्लादेश, जबकि 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, कारगिल। इसके अलावा तमाम काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस। प्लीज, इनमें हमारी जो कुर्बानी, जो शहादत है, 13 लाख में से आज के दिन 26,244 है, ठीक है साहब। और यहां 60,000 में से 1.5 साल के युद्ध में हमारे 26,000 अफसर जैसे उस जवानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी। और इस कुर्बानी की वजह से आज जिमखाना क्लब के बाहर एक बोर्ड नहीं है साहब, जो हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। ये जो आपको मुक्ति मिली है कुत्ते की संज्ञा से, दुम हिलाने वाले, एक्चुअली काफी डिजर्विंग है ये। मैं भी मतलब बोल दूं 2 टूक शब्दों में, काफी डिजर्विंग है। जो देश 800 साल तक हमले पे हमला सह सकता है, अपने मंदिरों को तोड़ डालना, अपने शहरों को जला देना, अपनी औरतों की इज्जत लूटना, उनको उठा के काबुल और सामरकंद के वेश्या बाजारों में बेचना, तो आपको कुत्ते की ही संज्ञा चाहिए साहब। अब बात यह है, आज एक ऐतिहासिक सवाल पे हम यहां बात करने आए। मैं तीसरी चीज कन्वे करना चाहता हूं खरे साहब, प्लीज टू द पास दैट बी, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि वी नीड टू रिक्लेम आवर हिस्ट्री। यू नो, द रियर व्यू mirror analogy is good for management, but then George Santayana said, those who don't learn from history are condemned to repeat it. They will have to repeat it, और ये this is not worth repetition. Therefore we will have to take a look back, if not in anger, in pure objectivity. What is the truth? Because the truth concerns us all. हम सबको उस सत्य जानने में एक हमारा स्टेक है। और जिस देश का
मोटो हो सत्यमेव जयते, कि ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, उस देश को सत्य जानना ही होगा. यू कैनॉट हैव अ मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव ऑफ स्टेट. इट इज द फाउंडेशनल नैरेटिव ऑफ स्टेट इज सीरियसली फ्लॉड. व्हाट इज द फाउंडेशनल नैरेटिव ऑफ स्टेट इन इंडिया? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, अब नाचो. You know, the foundational narrative of state is that we got our freedom from a unique independent struggle, which was non-violent, which only used the tools of ahimsa, of fasting, non-cooperation, going to jail asking for, B status, or I don't know what that status was called. You wanted a Western loo. मतलब अंग्रेजी साहब आपको काम, हिंदुस्तानी जो हम जिस पे बैठते हैं उस पे काम नहीं चल सकता था. अंग्रेजी लू चाहिए, अखबार पढ़ने को चाहिए. ये जो है, इससे हमको आजादी मिली बाय फास्ट और चरखा काटने से. सबसे जरूरी चरखा कटा तो हमको आजादी मिली. यार एक हमारी फौज में बोलते हैं, यार कोई मजाक दूसरा करो यार. नहीं, आपको मजाक करना है. अभी गिव अस अनदर जोक यार. हम बैटलफील्ड में बैठे हैं, 26,000 लोग मर गए और मैंने आपको 26,000 की आंकड़े की अहमियत समझाई है. यू हैव द गॉल, मिस्टर खरे साहब, वी हैव द गॉल टू कॉल इट अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल. इनके माता पिता को जवाब देंगे, जिनके मर गए 26,000 शहीद हो गए, उनके मां बाप को जवाब देगा कोई कि साहब हमने तो नाम भी मिटा दिया, नाम नहीं आने दिया. और क्यों नहीं आने दिया साहब? मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है? वो विधवा को क्या जवाब दोगे आप? वो अनाथ बच्चों को क्या जवाब दोगे? वो मां बाप को क्या? 26,000 हमने गाड़ दिए जमीन के नीचे बिकॉज ऑफ दिस फाउंडेशनल नैरेटिव. Therefore it is important, because it will lead us to a crash. It will take us to a crash. And let me explain. Let me kindly explain. As a soldier, I'm sorry I get charged up. Whereas I am required as a scholar, I am a PhD, just by the way, to be calm and objective. And we are asking for a revision of history, not because हम कोई सैफ्रनाइजेशन करना चाहते हैं, कोई भगवाकरण करना चाहते हैं. वी आर सेइंग, सर, I learned, when I did my MPhil from the University of Madras, I learned research methodology. When I did my PhD, I had to apply that research methodology. So I am saying, we are supposed to go by empirical facts. We are supposed to go by the authoritative sources. How can you write the history of the Indian freedom struggle? Listen to this. How can you write the history of the Indian freedom struggle without reference? Professor साहब भी यहाँ बैठे हैं JNU के. Without reference to the transfer of power archives in London. They were declassified, made public only in 1977. So how could Bipin Chandra in the 50s come up with that magnum opus, India's freedom struggle, 640 pages? Just guess, 640 पन्ने की किताब है साहब, इतनी मोटी. हमारे सब IAS के बंधु जो एग्जाम पास करते हैं, टेक्स्ट बुक है. बिपिन चंद्रा is authoritative text. Romila Thapar is authoritative text. वो पढ़नी पड़ती है. उसमें कितने हैं साहब पन्ने? 640 में से जो वह वर्षन मेरे पास थी वो पेपर बैग थी, उसमें भी 640 पन्ने. 640 में से साहब नेताजी और आजाद हिंद फौज पे, होल्ड योर ब्रेथ, 1.5 पन्ने. 1.5. हाउ हैव यू डन जस्टिस? INA ट्रस्ट ने बिहाइंड द सीन्स, मैं चिकारा साहब को
दुनिया को बताना चाहूंगा कि ये कब से ही हैज बीन फाइटिंग दिस लोनली बैटल। वो एक हमारे रिसर्चर थे, उन्होंने संपर्क किया, मेरे से भी उनकी बातचीत हुई, बोले मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डू रिसर्च इन द ट्रांसफर ऑफ आर्काइव, द ट्रूथ इज देयर। भाई अंग्रेजों ने आपको आजादी दी, हु साइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट? क्लेमेंट एटली। ठीक है, सो रीड व्हाट क्लेमेंट एटली रोट। ठीक है, तो जब वो जा रहे थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, देखिए मैं भी मिलिट्री हिस्टोरियन हूं, कैन आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ नेम्स जिसको खास देखिएगा? बोले बताइए बख्शी साहब। तो मैंने कहा साहब, फील्ड मार्शल वेवल, वायसरॉय ऑफ इंडिया इन दैट पीरियड, क्रिटिकल पीरियड, ठीक है, सेकेंड लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इन फैक्ट। देन फील्ड मार्शल ऑकिनले, जिसकी रेजिडेंस में आज हम बैठे, and he is very important, Kapil Sahab, he is extremely important because he has left behind, dated circa December 1945, a military appreciation of the situation, and all the soldiers who are here know what a military appreciation is. It is a very, very objective, thorough, reasoned account of what he thinks is going to happen, what should we do about it. He wrote this appreciation in December 1945 because they were fearing a revolt in the British Indian Armed Forces. This Field Marshal Auchinleck, जिसके घर में आप बैठे हैं, he penned it here, that document. Right? And you know what that document says? It is extremely interesting. रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब। देखिए हुआ क्या था। The INA may have lost the battles of Imphal and Kohima. They won the war for India's independence. वो लड़ाइयां हार गए इम्फाल कोहिमा की, जो जंग थे भारत की आजादी की, वो जीत गए। ठीक है, वो जीत गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कैसे वो जीते, कैसे, क्योंकि इन अ वेरी फूलिश ट्रायम्फलिस्ट जेस्चर ऑफ ट्रायम्फलिज्म आफ्टर द ब्रिटिश वन द वॉर, उन्होंने कहा कि साहब अब अरे तुम भूरे काले अश्वेत कुत्तों, तुम हमसे लड़ना चाहते थे, तुम लाल किले पे तिरंगा फहराना चाहते थे, ठीक है, अब हम तुमको तुम्हारी सही औकात दिखाएंगे। जिस लाल किले में तुम तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे, जिस लाल किले की तुम बखान करते हो कि यह बहादुर शाह जफर का आखिरी मुकाम था, ठीक है, वहां पे तुम्हारा को जो उसके तय खाने हैं वहां पे डाल के टॉर्चर करेंगे, तुम्हारी चीखें कोई कुत्ता भी नहीं सुनेगा बाहर, ठीक है साहब, वहां टॉर्चर किए जाओगे, वहां तुम्हारा जनरल कोर्ट मार्शल होगा। And you know, the INA was the best kept secret of the Second World War. Censorship has never worked so well in the world history as it worked there. Halaki Netaji was making broadcasts first from Berlin, then from Tokyo, then from Singapore. But not a word of it really spread in the media in India because of strict wartime censorship. And the fact that when he attacked, he wanted to attack towards Bengal, that is towards Chittagong, towards Cox's Bazar. But the Japanese chose the other way because they felt the British were, quite aware of this plan to come here. So they chose to attack Imphal, Kohima, that is tribal territory. The language is different, the ethnic terrain is totally different. So not a word leaked out from here that there is an army of Indians fighting to free India. And Netaji had said, देखना जिस दिन ये खबर फैल जाएगी कि भारत की आजादी के लिए भारत की फौजें, भारत के सिपाही लड़ रहे हैं, उस दिन बगावत हो जाएगी। तो साहब इन्होंने समझा अब तो हम जंग जीत गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 13 लाख भारतीय सैनिक गए थे, 80,000 शहीद हुए थे, 11 विक्टोरिया क्रॉस लिए थे, ठीक है। और उस वक्त जैसे कुत्ते जीभ निकाल के बाहर जाते हैं, हमारे लोग, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जा रहे थे साहब अब हमको डोमिनियन स्टेटस दीजिए, हम कनाडा बनना चाहते हैं जहां कितने सारे लोग जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए। हमने देखिए साहब इतनी आपके लिए शहादत कुर्बानी दी है,
उन्होंने तुमने कुर्बानी दी है, अबे तुमको लात मार के करवाई है। और पंजाब, द मेन रिक्रूटिंग एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जलियांवाला बाग कहां हुआ, मैसेकर कहां हुआ, वहां पे हुआ साहब, ठीक है। लेकिन साहब वो जो है उन्होंने वहां पे मैसेकर किया, और वर्ल्ड वॉर II के बाद उन्होंने मैसेकर तो छुप के किए, ये जो मैसेकर जिनकी प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, they have been covered up, nobody has taken out this portion of the history, मैसेकर, जलियांवाला से बड़े मैसेकर। और जब वो मैसेकर, उन्होंने बोला साइकोलॉजिकल मैसेकर करेंगे, जलील करेंगे INA के सिपाहियों को। देखो साहब, इन्होंने जो अपनी शपथ ली थी वो तोड़ दी। मेरे को शपथ, मेरे को कल पाकिस्तान दिलाए, और आप उम्मीद करते हैं कि मैं कुत्तों की तरह दुम हिलाता, आई विल बी लॉयल टू दैट ओथ, oath of a foreign occupying power. You get that right? I was those who fought for the British were bloody mercenaries. You get that right? मैंने ये बोला है, और बड़ी मेरे को चैं मिली है कुछ हमारे फौज में साहब, there are panda huggers. Now I don't want to get into more military language, but there are Britain lovers who tell us that Britain was a benign power. कितना किया साहब, रेलवे बनाई आपके लिए, टेलीग्राफ लगाया है, वो तो they had come to emancipate you heathens, आपको तो वो उबार के गए। आपकी ना सिविलाइजेशन, तुम तो जंगली कुत्ते थे, उन्होंने आके आपको सिविलाइज किया है। My bloody foot. And therefore this narrative needs to be analyzed and given the burial. आप अंग्रेजों को इतना अच्छा मानते हैं, इतना महिमा मंडन हो रहा है उनका, मैं आपको थोड़े फैक्ट्स बता दूं। उत्साह, that lady Patnaik, Utsa Patnaik, she's done one of the best studies on the colonial economy and the amount of loot it did from India. Utsa Patnaik के आप facts and figures देखिए, very well researched, thoroughly well researched. She says till 1938 the British Empire had sucked India out of $44 trillion. जब अंग्रेज आए थे, India was contributing 25% of the world's GDP along with China. By the time the English went, it was less than 1% of the world's GDP, less than 1% of the world's GDP. They had sucked you out. नेताजी हिटलर के पास गए, हिटलर है? गाली है, तो अंग्रेजों के लिए होगी गाली, हमारे लिए क्यों गाली? He killed 6 million Jews. और अंग्रेजों ने क्या किया, मैं भी जरा महिमा मंडन कर दूं साहब। There were 6 famines in British India. The last famine was 1943. The famine of Bengal. And 3.5 to 4 million Indians died in that famine. And while that famine was on, the British colonial empire was exporting grains to Europe. जब ये लोग मर रहे थे. And when Churchill was told कि साहब वो हिंदुस्तानी मर रहे हैं साहब, थोड़ा सा खाना उनको भी दे दिया जाए, बोले these beastly Indians, I'm giving you the exact quote, beastly Indians, they breed like rabbits, they deserve to die. और कुछ सुनने को रह गया है? नहीं, तुम्हारी औकात क्या थी, वो तुम्हें क्या समझते थे, आप उनके तलवे चाटो, महिमा मंडन करो, तुमको तो आदत है, 800 साल से तुमने किया क्या? और मुगल कोर्ट देखा, वो उसका 1 किलोमीटर लंबा है, वो दीवाने आम से दीवाने खास, और यहां से शुरू होता था ऐसे ऐसे करके, चश्मे नूर, नूरे जहान, ये वो तुम्हारी जून में आ गया है चाटुकारिता। तलवे, बिल्कुल सही कह रहे थे खारे साहब, अभी चाटुकारिता है ये, और क्या है, और जून में आपकी आ गई, अब आपको निकाल फेंकने का टाइम है। तो साहब जब उन्होंने पब्लिक ट्रायल करी, वो सोच रहे थे कि साहब भारत की फौज को थर्रा देना, कि जुर्रत ना करना, अंग्रेज हैं, इन सबको फांसी टांगेंगे, तुम्हारे सामने फांसी टांगेंगे।
लाल किले में फांसी टांगेंगे, जहां कह रहे थे हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे, वहां फहरेगा, वहां टंगेगी तुम्हारी लाश। जनरल कोर्ट मार्शल वहां हुआ, खूब पब्लिसिटी दी गई। और जब पब्लिसिटी दी गई, पूरे भारत को पता चला साहब ये तो एक आजाद हिंद फौज हमारे लिए लड़ रही थी, इसके 26,000 लोग कुर्बान हो गए। अरे साहब बम फट गया इस देश में। नवंबर दिसंबर 1945 में ये ट्रायल्स हुई, कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में रॉयट्स, दंगे शुरू हो गए। और वो जो दंगे शुरू हुए साहब, वो गवर्नर्स की रिपोर्ट हमने पढ़ी है इन द ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स। द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल केसी, वो क्या कहता है, पहली बार मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि पुलिस ने फायर खोला, भीड़ चंद सेकंड के लिए थोड़ी वेवर हुई, फिर चढ़ाई, हमारी पुलिस को भागना पड़ा। यह हाल था उस वक्त, ऐसा आक्रोश। और उस वक्त तक 1942 में गांधी जी की क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। अंग्रेजों ने जैसी बेरहमी से उसको कुचला था, वो उसके इतिहास में कम पैरेलल्स हैं। उन्होंने कहा साहब हमको हिंदुस्तान की फौज पे विश्वास नहीं है कि ये अपने लोगों पे फायर कर देंगे। वो गुरखे थे जो फायर करके चले गए। गुरखाज ने भी मना करना शुरू कर दिया था अपने लोगों पे, निहत्थे लोगों पे फायर करना, ठीक है। तो उन्होंने 57 गोरी पलटनों का इस्तेमाल किया, विच इंक्लूडेड कैनेडियंस एंड ऑस्ट्रेलियन, जो डोमिनियन स्टेटस आप मांग रहे थे, ठीक है। वो वहां लगे और उन्होंने क्रश कर दी थी योर सो कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, वाज क्रश्ड। और बेचारे गांधी जी जब जेल से बाहर आए, कस्तूरबा उनकी डेथ हो गई थी जब वो जेल में थे। ही वॉज अ ब्रोकन मैन, ही वॉज अ ब्रोकन मैन एंड ही, उस वक्त सब खत्म हो चुका था। इट वॉज दी आजाद हिंद फौज जिसने जान फूंक दी इनटू योर फ्रीडम स्ट्रगल। रॉयट शुरू हुई और उसके पश्चात साहब, जब ये उन्होंने, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स हैं इन द ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स, जो कहती हैं कि भारत की फौज के सैनिक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक, शरेआम वर्दी में जो सभाएं हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी आजाद हिंद फौज के सैनिकों को खैर मकदम के लिए, वापस के लिए, उनको उनकी महिमा मंडन के लिए, पूछो बूढ़े बैठे हैं यहां पे, उसमें वो वर्दी में आ रहे थे। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ द ब्रिटिश ईरा ने लिखा कि साहब हमारे दिन गिने हैं, 18 महीने हैं आपके पास, 18 months टू गेट आउट विद ड्यू, जिसको बोलते हैं गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन। यू विल लूज द एबिलिटी टू कंट्रोल इवेंट्स। ऑकिनले यहां बैठकर उसने अपनी एप्रिसिएशन लिखी। उसने कहा, एंड आई कोट, पढ़ने लायक है ये, ठीक है साहब, वो उन्होंने कहा कि मेरा अंदेशा है कि बहुत भारी विद्रोह भारत की फौज में 1857 जैसा हो सकता है। फर्क यह है कि इस बार भारत की फौज की नफरी 25 लाख है। 2.5 मिलियन इंडियन सोल्जर्स हैड फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो जर्मनी को हरा चुके थे, इटली को हरा चुके थे, जापानियों का मुंह तोड़ चुके थे, ठीक है साहब। उन्होंने बोला कि साहब ये जो है ये 25 लाख हैं और गोरे सिपाही कितने हैं, 40,000। ही सेज इतने बड़े विद्रोह का सामना करने के लिए मेरे को 5 अंग्रेजी डिवीजन चाहिए। लंदन ने बोला साहब 5 अंग्रेजी डिवीजन तो भूल जाइए, हमारे पास एक पलटन नहीं है। 6 साल ये लोग लड़ते रहे हैं हमारे सैनिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब ये घर आना चाहते, इनकी ऐसी तैसी हो चुकी है, ठीक है साहब। ये लड़ने के लिए आप और मांग रहे हो, मैं कह रहा हूं जो है 40 वो भी हमको वापस भेजने नहीं है हमारे पास। तो उसने बोला साहब फिर ऐसा है कि जो पहला रिवोल्ट है, मेरा अंदेशा है फरवरी मार्च 1946 में होगा। इट इज इन राइटिंग, इट इज इन राइटिंग एज पार्ट ऑफ दैट मिलिट्री एप्रिसिएशन। और जो बड़ा विद्रोह है वो जून 1946 तक हो जाए। अगर नहीं कर सकते, मेरा सुझाव आपको यह है कि अपनी इज्जत
बरकरार रख के निकल जाइए, सीधी अनाउंसमेंट करिए कि हम भारत को आजादी देंगे। केवल यही और यही चीज इस बम फटने को रोक सकती, और कुछ नहीं। यह रिपोर्ट गई फील्ड मार्शल वेवल, ही एंडोर्स्ड इट। जब लंदन गई तो चर्चिल जैसे इंपीरियलिस्ट हॉक्स थे, बोले ये दो जर्नैलों की, देवर सिपाही जनरल, दे हैड स्पेंट देयर लाइफ इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। इधर ये दो सिपाही जनरल्स की पतलून खिसक गई, ये भी हिंदुस्तानी कंटेमिनेट हो गए। Field Marshal Wavell then wrote, worth reading. He said, if His Majesty thinks I have lost my nerve, it is your duty to replace me this minute. But you ignore my advice at your own extreme peril. ये एक फील्ड मार्शल लिखता है अपने राजा को, You ignore my advice at your extreme peril. साहब 18 फरवरी 1946, आप में से कितने जानते हैं, क्योंकि आपके बिपिन चंद्रा के इतिहास में तो छुपा दिया गया, कितने जानते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी में भीषण विद्रोह हुआ। 80 जहाजों में से 79 शिप्स पर जो हमारे नेवल सेलर्स थे, नाविक थे, उन्होंने यूनियन जैक नीचे उतारा और तिरंगा फहरा दिया, और वो कराची और मुंबई की गलियों में जय हिंद के नारे चिल्लाते नेताजी की तस्वीरों के साथ उन्होंने जुलूस निकाले, अपनी शिप्स की तोपें मोड़ी और जो ब्रिटिश अफसरों का ऑफिसर मैस था उसकी तरफ लगा दी कि आ जाओ सालो, हमको भी लड़ना आता है, हमको भी लड़ना आता है, ये मत समझना गांधीगिरी होगी अब। और साहब उस वक्त स्ट्रेट अवे 18 फरवरी को जब ये बात हुई, लंदन की तो पसीने ठंडे छूट गए। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सर was flown in with a team of cabinet ministers to start discussions on transfer of power. Transfer of power. What was it for Burma? Independence. What was it for Ceylon? Independence. Transfer of power. क्योंकि आप 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, बुलशिट। आपको उस दिन डोमिनियन स्टेटस मिला। द यूनियन जैक वॉज नॉट ब्रॉट डाउन, वो सीधा साहब तिरंगा चढ़ा दिया, बोला साहब यूनियन जैक नीचे नहीं उतरेगा। और सबसे पहले आपने बनाया लॉर्ड माउंटबेटन को फर्स्ट गवर्नर जनरल। पाकिस्तान हैड द डिसेंसी टू सिलेक्ट जिना, a Pakistani as their first governor general. आपको 150 साल के गुलामी के बाद एक हिंदुस्तानी नहीं मिला गवर्नर जनरल बनाने के लिए, आपने बनाया, नेहरू जी ने बनाया। और जो पहला आदेश था उसका ये था, एक आजाद हिंद फौज का सैनिक वापस नहीं लिया जाएगा, देयर पेंशन देयर पे विल बी स्टॉप्ड। और कुछ महीने पहले सितंबर 1945 में जब वो सिंगापुर गया था, उसने वहां पे INA ने वॉर मेमोरियल बनाया था। भारतीय मूल के लोगों ने इनको बोला पंडित नेहरू को कि जनाब थोड़ा आप इतनी शर्म करेंगे कि जो वहां शहीद स्मारक है उसमें हमारे 26,000 शहीदों के लिए जरा श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। बोले जरूर साहब मैं जाऊंगा। जैसे ही वो लोग बाहर गए, वहां से फोन आया लॉर्ड माउंटबेटन का, जवाहर यू विल नॉट गो। और अब मैं वो शब्द नहीं यूज करूंगा कि कौन लोग क्या करते हैं या किसको बाहर रहना चाहिए जिमखाना क्लब से, जो दुम ज्यादा हिलाते हैं, जो कुछ भी है, बात यह है साहब कि वो नहीं गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के इंसल्ट करने के लिए जो इंजीनियर्स थे, सैपर्स थे हमारे, वो भेजे गए। पूरे मॉन्यूमेंट को डायनामाइट लगाओ और चीथड़े उड़ा दो, पत्थर के ठीकरे पड़ेंगे वहां। साहब मेरा आज सिर्फ ये कहना है, क्या आजादी के 75 साल बाद हम में ये दम नहीं आया कि हम उसे दोबारा खड़ा कर दे? क्यों नहीं खड़ा? क्यों एक वॉर मेमोरियल नहीं है 26,000 शहीदों के लिए? क्यों नहीं है? क्या आप जानते हैं कि 1996 में
सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए साहब, और वहां पे जो ब्लास्ट किया था एक नया वॉर मेमोरियल किताब की शेप में, इट्स ब्यूटिफुल, दे डिड इट, उन्होंने पैसा खर्चा किया साहब, अभी नहीं तो कभी नहीं। वी आर कन्विंस्ड that the fact that on 23rd of January, Parakram Divas, when Modi ji lit that hologram on the Rajpath, was a defining movement that signified a change in the foundational narrative. All we are saying is, let us follow it through to the logical conclusion. अब वो स्टैचू पे साहब विवाद हो रहा है कि ये स्टैचू का चेहरा किस तरफ होगा, नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ होगा, वो सैल्यूट में है। नो, 1 सेकेंड, मैं कह रहा हूं, मैं इसका सोल्यूशन देता हूं। जो नेशनल वॉर मेमोरियल, नहीं, एक मिनट साहब, प्लीज, नो, आई एम जस्ट, सर, आई विल लीव दिस इंस्टेंट इफ यू वांट मी टू, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम गिविंग अ सोल्यूशन, आई एम नॉट पोजिंग प्रॉब्लम्स, आई एम सेइंग अगर हमारा नेशनल INA वॉर मेमोरियल, देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस देयर, वहां आ जाए, नेताजी उस तरफ सैल्यूट करें, उससे अच्छा कुछ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पेशेंट लिसनिंग। शुक्रिया बख्शी साहब।